नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। संवाद में इस बार हम बात करेंगे संसद टीवी की 3 वर्ष की यात्रा की, और हम बात करेंगे उन मुद्दों पर जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हैं, देश की संसद से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया की जवाबदेही से जुड़े हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसलिए मुद्दा न्यायपालिका से भी जुड़ता है। न्यायपालिका की भूमिका को लेकर भी हम इस संवाद में चर्चा करेंगे, और इन मुद्दों पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी। हरवंश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। बहुत धन्यवाद आपको, नमस्ते, और सारे दर्शकों को भी जी। और शुरुआत मैं इस मुद्दे से करूंगा क्योंकि बात हम संसद टीवी की कर रहे हैं। संसद टीवी जाहिर सी बात है संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करता है, इसलिए मुद्दा जो सबसे बड़ा हरवंश जी उठता है वो संसदीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का उठता है। संसदीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, सबसे पहले मैं संसद टीवी के 3 वर्ष पूरा होने पर आप सबको, संसद टीवी से जुड़े सभी कैमरामैन, टेक्नीशियन, सभी पत्रकार और जो लोग बैकग्राउंड में रह कर के सारी वो भूमिका, सारा वो काम करते हैं, जो एक तरह से अनसंग हीरो हैं, उनको बधाई देना चाहूँगा इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए, इतने विविध विषयों पर पूरी तैयारी से तथ्य दिखाने के लिए आज के माहौल में। और मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिनों में भी आपका भविष्य बहुत सार्थक, उज्जवल और यहाँ काम करने वाले सभी लोगों का एक सुखद भविष्य हो। अब मैं आपके मूल सवाल पर आता हूँ। प्रेस की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, आजकल ये विषय बहुत चर्चा में है, और ख़ास तौर से 2014 के बाद जी। मैं अपने कुछ निजी अनुभव के द्वारा इस विषय पर अपनी राय रखना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 4 दशकों तक मैंने मीडिया को नज़दीक से देखा है। मैं एक पूर्वी भारत के एक अंग्रेजी अखबार का बड़ा प्रतिबद्ध पाठक था। वो अखबार बड़ा फ्रेश ढंग से निकला, पर 14 के बाद कुछ चीज़ें, उसके हेडलाइंस देखी तो बाद में मुझे लगा कि इसके जो पत्रकारिता के मापदंड हमने सीखे थे, क्या ये उनके अनुरूप हैं? और मैं वो हेडलाइंस आपको दिखाना चाहूँगा जी। पहला आप देखें, ये हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी के बारे में है। कोविड नॉट कोविड डेटेड प्रसंग था यहाँ जस्टिस गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाना। इस तरह का शीर्षक आप कल्पना कर सकते हैं, जो लोग कहते हैं मीडिया की आज़ादी का, क्या 14 के पहले जब आपातकाल लगा, आपातकाल का आप जानते हैं कि रात में साइन किया गया, सुबह कैबिनेट की बैठक हुई, यानी कैबिनेट के बैठक के पहले राष्ट्रपति जी महामहिम का दस्तखत हुआ, तब भी क्या किसी ने निकाला था, ऐसी हेडिंग दी थी। दूसरा, 2019 के चुनावों के आसपास की यह मैं आपको बता रहा हूं। यह वह प्रधानमंत्री जो लगभग शायद 24 वर्ष बाद अपने बूते बहुमत पर आए, उनके बारे में जब वो दूसरे चुनाव के लिए जा रहे थे, वी आई एम द पीपल, और जिनको दोबारा इतना बड़ा मैंडेट मिला। अब तीसरी चीज दिखा रहा हूं, जो तत्कालीन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इनके बारे में ही, इनसे संबंधित शीर्षक फर्स्ट पेज पर, ये सारे शीर्षक फर्स्ट पेज पर, चूंकि मैं अखबार का पाठक था। ये तीसरा छपा नवंबर 2019 में। ये है वी, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके पाठक इसको देख रहे हैं जी। ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सबसे लोगों के बारे, सबसे बड़े शीर्ष जो स्थान है, जिनको संविधान मान्यता और आदर देता है, उनके बारे में। ये गृह मंत्री के बारे में है ये शीर्षक। यह भी है मार्च 20। ये करने की आज़ादी लोगों को 2014 के पहले कितने लोगों की थी और कितनी चीज़ें हुई हैं 2014 के पहले, मैं आपको एक एक तथ्य अगर बताऊं तो आप स्तब्ध रहेंगे। पहली चीज़, पहली खबर मैंने दिखाई कि जस्टिस गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, तब वैसा शीर्षक लगा। क्या किसी ने बताया? मैं समझ सकता हूं कि इस पर बहस चले कि न्यायाधीश या राज्यपाल एक बार संवैधानिक पदों पर रहने के बाद सदस्य बने या न बने, उस बहस को मैं समझ सकता हूं आपकी, उस अगर वैसी बहस चले तो मनसा। पर जब आप इस रूप में पेश करते हैं कि यही पहली बार ऐसा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस देश में क्या क्या हुआ है। अब आपको उदाहरण के साथ मैं बताऊं कि एक
जस्टिस बहरुल इस्लाम जी हुए। उनको शायद देश आज याद नहीं रखता, जानता नहीं। 1952 से 72 के बीच असम कांग्रेस के बड़े नेता में थे। 62 में कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा आए। 67 में असम विधानसभा का चुनाव लड़ा। 68 में दोबारा राज्यसभा भेजे गए। 72 में उन्हें पुनः इस्तीफा दिलवाकर गुवाहाटी हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस बनाया गया। उसके बाद दूसरा मैं आपको बताऊं कि उन्हें पुनः 80 में रिटायर होने के बाद स्वतंत्र रूप से राज्यसभा भेजने की कोशिश हुई, पर वह सफल नहीं हुए। फिर क्या हुआ आगे, स्तब्ध करने वाली चीज जो देश आज याद नहीं रखता, लोग जानते नहीं, वह बहरुल इस्लाम साहब सबसे अधिक उम्र में 63 साल की उम्र में वह सुप्रीम कोर्ट के जज बने और उन्होंने स्वीकार किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और सरकार के तत्कालीन कानून मंत्री पीयूष शिवशंकर की मर्जी से वो यह हुए। और सीमा तो राजनीतिक मर्यादा की तब आपने पार की कि रिटायर होने के 6 महीने पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और पुनः असम के बारपेटा लोकसभा सीट से चुनाव के उम्मीदवार बन गए पार्टी की एक, पर वो हार गए। दूसरा मैं बताऊं, चीफ जस्टिस रहे रंगनाथ मिश्र, 35वां मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। फिर 1989 से 2004 तक यह राज्यसभा के सदस्य रहे। फिर उसके बाद भी उन्हें चेयरमैनशिप मिली नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं नहीं जाना चाहता उन डिटेल्स में जो इनके बारे में देश के लीडिंग लीगल ल्यूमिनरीज ने कही। जी, तारकुंडे साहब ने क्या कहा, इनको एक जांच आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, अकेले सदस्य थे। उस पर तब के सारे लोगों ने, बड़े लोगों ने क्या कहा है मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, एक खुला इतिहास है, देश देख सकता है। उसके बाद 1997 में फातिमा बीबी जी को देवगौड़ा जी की सरकार ने तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया। वह बहुत पहले केरल हाई कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद रह रही थी, पर एक चुनाव का माहौल आया और रिटायरमेंट के बहुत दिनों बाद पुनः उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। बताइए कि ऐसे में अनेक किस्सा आपको बताऊं। जी, देश की पहली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थी महिला लीला सेठ। उनको दरकिनार करते हुए कैसे फातिमा बीबी को बनाया गया, उन्होंने खुद, ये 89 में हुआ, उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया है। भारतीय न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट पर करीब 5 दशक तक शोध करने वाले अमेरिकी प्रोफेसर जॉर्ज एच गडबिया की किताब और डायरी में तो आप ऐसे हजारों किस्से पाएंगे जिसे जानकर देश स्तब्ध रह जाएगा। कई प्रधानमंत्रियों ने निजी फेवर लेने की कोशिश की है माननीय न्यायाधीशों से। अगर आप वो चीज़ें पढ़ें तो आप पाएंगे। आप जानते हैं कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 3 जजों का सप्रेशन, मतलब उनको उनकी सीनियरिटी को अनदेखा करके, सुपरसीड करके जूनियर जज मिस्टर A.N. रे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। ये क्यों हुआ? और 3 जस्टिस कौन थे? जस्टिस सेलत, जस्टिस हेगड़े और एक जस्टिस ग्रोवर। बाद में जस्टिस हेगड़े आपके लोकसभा के अध्यक्ष बने जनता पार्टी की जब सरकार आई। अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि इन तीनों जजों ने सरकार के रुख के खिलाफ जाकर बेसिक स्ट्रक्चर मामले में फैसला दिया था कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बना रहेगा। आज जिसको लोग बड़ा अच्छी बात मानते हैं, उसी फैसले को देने वाले जजों को तत्कालीन शासन में, जो आज सत्ता में नहीं है, वो लोग तब इसके खिलाफ क्या आक्रोश व्यक्त किया कि तीनों लोगों को सुपरसीड किया। इस पर कुलदीप नैयर की किताब है, सप्रेशन ऑफ द जजेस, आप पढ़ें। तब के इस्पात मंत्री रहे और बड़े चर्चित एस मोहन कुमार मंगलम ने सार्वजनिक बयान दिया था कि गोलखनाथ से लेकर बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स और केशवानंद भारती मामले में न्यायपालिका सरकार के साथ टकराव का रास्ता अख्तियार किए हुई थी। उसमें जस्टिस रे से उम्मीद की जाती है कि वो टकराव का ही रास्ता बंद कर देंगे। आप इस बयान को जरा आज के संदर्भ में देखिए। ये इतना ही नहीं है, मैं आपको कुछ किस्से, चंद चीज़ें बता रहा हूँ। जस्टिस रे ने तब बिल्कुल एक ओबीडियंट व्यक्ति की तरह सारा
काम किया और कि बिना किसी मांग के उन्होंने संवैधानिक बेंच का गठन का फैसला भी कर दिया। साथ ही जजों के बेंच के कारण तुरंत इसे भंग करना पड़ा। जस्टिस रे इतने महान थे कि उनके न रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ तो राम जेठमलानी ने क्या कहा, ये देश को पता कर लेना चाहिए। मैं अपने जुबान से वो शब्द नहीं कहना चाहता जी। एक जस्टिस एस.सी. राय थे पश्चिम के, जो बंगाल के पहले मुख्यमंत्री और महान नेता, मैं उन्हें महान नेता कहता हूँ, डॉक्टर वी.सी. राय उनके भतीजे थे। और डॉक्टर वी.सी. राय पंडित जी के मित्र थे और वो सब स्टॉलवर्ड थे, चाहे पंडित जी हों चाहे वी.सी. राय, ये सब बड़े महान नेता थे। 71 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें देश के टॉप पद पर बैठे व्यक्ति ने कहा, जिनसे पारिवारिक मित्रता, कि आप यहाँ आ जाएं। क्योंकि विधानचंद्र राय के परिवार से परिवार की मित्रता थी, वो आए मानते हुए। इसके बाद वो जैसे कानून मंत्री गोखले साहब, कुमार मंगलम और सिद्धार्थ शंकर राय से मिले। मुलाकात के बाद उनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो गई। उनको किस देश के सबसे ताकतवर आदमी ने अपने पारिवारिक मामले को निपटाने का काम सौंपा और संबंधित दस्तावेज भी दिया। पर 71 में दुर्भाग्य से दिल का दौरा पड़ा उन्हें और वो नहीं रहे। उसके बाद उनके घर से फटाफट दस्तावेज कैसे हटाए गए, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रोफेसर गडवा की जो पुस्तक है उसमें उनकी पत्नी ने बताया जी। ये इतने दस्तावेज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। इसके बाद एक जस्टिस एच.एन. बेग का किस्सा भी है। उनको सिर्फ इसलिए जस्टिस, चर्चित जस्टिस और जिनकी साफ सुथरी और निर्णायक स्वच्छ छवि के कारण वो देश में जाने जाते थे, आज भी याद किए जाते हैं, जस्टिस एच.आर. खन्ना जी, आपको याद होगा। उनको दरकिनार करके चीफ जस्टिस बनाया गया क्योंकि एडीएम जबलपुर का एक बड़ा चर्चित केस था। उसमें जस्टिस रे ने जो सरकार के साथ का फैसला दिया था वो दिया था। एकमात्र डिसेंटिंग जज थे एच.आर. खन्ना साहब, उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। मैं इस तरह के आपको अनेक प्रकरण बता सकता हूं। और मैं जाहिर सी बात है हरवंशी, एक मिनट आपको ये किताब मैं आग्रह करूंगा आपके पाठकों को, सुप्रीम व्हिस्पर्स, कन्वर्सेशंस विद इन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस 80 to 89, अभिनव चंद्र चूर्ण की लिखी हुई है। और इसके बारे में फैलियस नरीमन की टिप्पणी है, दिस वेल रिसर्च्ड एंड वेल रिटन बुक इज जस्ट अनपुट डाउनेबल। मेरा सिर्फ निवेदन ही है कि हम सारे लोग ये मिलकर तो बहस चलाएं कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग राजनीति में न आए, वो तो समझ में आती है। हरवंशी, ये बहस चलाएगा कौन? क्योंकि सवाल मीडिया की भूमिका का उठता है, मीडिया की स्वतंत्रता का उठता है, साथ में मीडिया की जवाबदेही का भी आता है। आपने कई उदाहरण दिए, जाहिर सी बात है न्यायपालिका, हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, मीडिया की भूमिका, ये सब मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुद्दा मीडिया की स्वतंत्रता का भी है और मीडिया की जवाबदेही का भी है। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रेस स्वतंत्रता का मर्म, सत्य और मर्यादा क्या है, ये आज देश को समझने की जरूरत है। मैं गांधी जी का, सबसे पहला गांधी जी का प्रसंग बताऊंगा, फिर मैं गणेश शंकर विद्यार्थी और फिर बाबू विष्णु पराड़कर, क्योंकि इन्हीं लोगों का भारत के प्रेस को ये आज़ादी है। उस वक्त याद रखिए 2 धाराएं थी आज़ादी की लड़ाई के दौरान। पहली प्रेस की धारा थी जो क्रांतिकारी लोग थे, जो क्षेत्रीय अखबार थे, जिसमें बड़े उद्यमियों का पैसा नहीं लगा था। हमारे बाद में हिंदुस्तान टाइम्स जिसमें देवदास गांधी आए, या हमारा इंडियन एक्सप्रेस जिसमें रामनाथ गोयनका थे, वो अपवाद हैं। पर मुख्य धारा क्या थी? मुख्य धारा थी पायनियर, स्टेट्समैन या टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह ऐसे अखबारों की थी। ये तो अंग्रेज के समर्थक थे, ये पूरे अंग्रेज के समर्थक थे। जो हिंदुस्तान में प्रेस की आज़ादी की पूरी परिकल्पना है, उसका मर्यादा है, उसकी एक आचार, खुद की तय की आचार संहिता है, स्व अनुशासन है। वो तो गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी और पराड़कर जी और हमारे क्षेत्रीय भाषाओं के जो दिग्गज पत्रकार हुए, जो यशस्वी साधु स्वभाव के जो रामानंद चटर्जी वगैरह जैसे लोग हुए, ये उनकी देन है ना। पर ये दूसरी धारा की पत्रकारिता आज पूंजी के बल चल करके यह गांधी वाले धारा का आज़ादी करती है। तो गांधी की धारा की आज़ादी की डिफिनीशन क्या था, मैं वो आपको बताता हूँ। याद ये भी दिलाता हूँ कि गांधी जी विज्ञापन विहीन अपना पब्लिकेशन निकालते थे। एक बार उन्होंने तय किया कि कोई विज्ञापन हमारे उसमें पत्रिका में अब नहीं होगा। इस पर एक बड़ा अध्ययन, शोध किताब, वो भी किसी विदेशी ने लिखी है, क्यों पूंजी
पर पराश्रित हुए बिना हम स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकते हैं। गांधी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। गांधी हमारे आदर्श हैं जी। और गांधी ने पत्रकारिता के बारे में क्या कहा, लेखन के बारे में कोट में सुनाना चाहूँगा। मेरा तो आग्रह होगा कि आप इस पर दिखाइएगा। और ये भी कोट, इसका उल्लेख किया है किस व्यक्ति ने? एच.वाई. शारदा प्रसाद जैसे द ग्रेट मैन ने, जो पंडित नेहरू जी के सारे बुक्स का कंपाइलेशन किया, जो इंदिरा गांधी के प्रेस सलाहकार रहे, वन ऑफ द टॉलेस्ट इंडियन पत्रकार के रूप में वो इंडियन एक्सप्रेस में भी काम करते थे, हार्वर्ड से पढ़ करके आए। उन्होंने खुद पहले कमेंट किया है गांधी जी के शब्द पे, आई शैल डू सो विद सम वर्ड्स रिटन बाय मॉडर्न इंडियाज ग्रेटेस्ट राइटर एंड एडिटर महात्मा गांधी। ये हमारे एच.वाई. शारदा प्रसाद ने लिखा। अब गांधी जी को कोट कर रहे हैं कि पत्रकारिता क्या और कैसे मैं पत्रकारिता करता हूँ। एक एक शब्द लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ। टू बी ट्रू टू माई फेथ, यानी पत्रकारिता धर्म के प्रति सच होने के लिए। देयरफॉर आई मे नॉट राइट इन एंगर और मैलाइस, मैं आक्रोश में या पूर्वाग्रह पूर्वक नहीं लिख सकता, जो आज मैंने हेडिंग्स आपको दिखाए। आई मे नॉट राइट आइडली, मैं आलस्यपूर्ण भी नहीं लिख सकता। आई मे नॉट राइट मेयरली टू एक्साइट पैसन, मैं लोगों में उत्तेजना फैलाने के लिए भी, लोगों को भड़काने के लिए भी, लोगों में भावना जागृत करके उसका कुप्रभाव पैदा करने के लिए भी मैं नहीं लिखता। द रीडर कैन हैव नो आइडिया ऑफ द रिस्ट्रेंट, पाठक यह अनुमान नहीं लगा सकते कि मुझे कितना आत्मसंयम रखना पड़ता है। आई हैव टू एक्सरसाइज फ्रॉम वीक टू वीक इन द चॉइस ऑफ टॉपिक्स एंड माई वोकैबुलरी, शब्दों के चयन में, एक एक शब्द के चयन में और विषय के चयन में मुझे कितना आत्मसंयम रखना पड़ता है। इट्स ए ट्रेनिंग फॉर मी। ऑफन माई वैनिटी डिक्टेट्स ए स्मार्ट एक्सप्रेशन, आमतौर पर मेरे अंदर भी जो पूर्वाग्रह या वो जो क्या कहें एक दम्भ है, वो कहता है कि बड़ा कठोर शब्द इस्तेमाल करिए, पर मैं स्मार्ट एक्सप्रेशन और माई एंगर ए हार्श ऑब्जेक्टिव, पर मैं क्रोध में कोई हार्श एडजेक्टिव भी नहीं लगाता। इट्स टेरिबल ऑर्डियल बट ए फाइन एक्सरसाइज टू रिमूव दिस वीड्स, ये झाड़ झंखाड़ जो है इनको हटा देना, ये बड़ा टेरिबल काम है, पर एक बहुत रिस्ट्रेंट का और बहुत आत्मसंयम का एक्सरसाइज है। ये यंग इंडिया 2 जुलाई 1925, इन लोगों ने हमें पत्रकारिता की मर्यादा आदर्श दिया, किसी और ने नहीं दिया। ये अंग्रेजों के समर्थक अखबार जो मुख्य धारा के थे, पूंजी के थे, जो आज हैं, उन्होंने नहीं दिया, ये इन्होंने दिया कि इस देश में विचारधाराओं के अखबार निकलते जी। द न्यू एज, मदरलैंड जनसंघ का था, नेशनल हेराल्ड, आज़ादी की लड़ाई में इसकी बड़ी भूमिका रही, लेकिन बाद के दिनों में नवजीवन और ये तो कांग्रेस के अखबार बन गए। पैट्रियट सीपीआई का था, लिंक सीपीआई की थी, मैं अनेक गिना सकता हूं उनका, पर उन अखबारों पर कोई विश्वास नहीं करता था। वो भी इस तरह के हेडिंग इस्तेमाल नहीं करते थे जो आज हेडिंग होने लगा है। इसे मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुद्दा संसद और मीडिया की भूमिका का है, मीडिया की स्वतंत्रता का है, मीडिया की जवाबदेही का है, और डिजिटल युग में जो मीडिया की भूमिका उभर के सामने आ रही है, खासतौर से पब्लिक ब्रॉडकास्टर की, इसको भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है और आप देखते रहिए संसद टीवी, क्योंकि मुद्दे आपसे जुड़े हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं संसद टीवी। संसद टीवी में हम बात कर रहे हैं संसद और मीडिया की भूमिका की, और बात करने के लिए इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी। हरवंश जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं समझना आपसे चाह रहा था, क्योंकि आपने दस्तावेजों के साथ, प्रमाण के साथ हमें ये बताया है कि किस प्रकार से देश की जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें मीडिया की भूमिका, न्यायपालिका की भूमिका आपने विस्तार से हमें बताने की कोशिश की। लेकिन एक ताज़ा मुद्दा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुख्य न्यायाधीश के आवास पर जाना, गणेश उत्सव में भाग लेना और उसमें मीडिया में सुर्खी बनना, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, कैसे देखते हैं? हमारी संवैधानिक परंपरा शुरू से यही रही है कि बड़े पदों पर बैठे लोगों का आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल, आत्मीयता वही रहे, क्योंकि आज़ाद मुल्क है। और संविधान इन तीनों संस्थाओं में, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच किस रूप में उसने एक संतुलन बनाया है, ये उसकी विशेषता है और ये लगातार होना चाहिए, और आज़ादी के बाद से लगातार हो रहा है। पर मैंने कहा कि कुछ खास कारणों से माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय चीफ जस्टिस के पीछे ये क्या विदेशी प्रयास हो रहे हैं या बाहरी प्रयास, उसका मैंने उल्लेख किया। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको दिखाया था, एक किताब का उल्लेख किया था, गजेंद्र गटकर जी जो भारत के चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, मैं उससे कोट कर रहा हूँ। उनकी आत्मकथा है टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी, अंग्रेजी में है,
मैंने उस पर हिंदी के आधार पर कहा है। गजेंद्र गडकरी जी भी मराठी थे और वो धार्मिक विचारों के थे। बतौर चीफ जस्टिस वो तिरुपति गए, महाराष्ट्र के विठोबा मंदिर के कार्यक्रम में गए। उन्होंने जो कहा इस पर, उसका हिंदी आशय मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से सत्य और तार्किक धर्म में भरोसा सेकुलरिज्म के साथ गैर सम्मत नहीं है। पश्चिम में सेकुलरिज्म को जिस तरह से लिया जाता है वो मूल तौर पर धर्म विरोधी, ईश्वर विरोधी और चर्च विरोधी है, जबकि दूसरी तरफ हमारा संविधान ये साफ तौर पर कहता है कि सेकुलरिज्म का अर्थ है सभी धर्मों को बर्दाश्त करना। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में धर्म से जुड़े अधिकार हैं। हमारा संविधान ये भी कहता है कि कुछ लोगों की धर्म में बिल्कुल आस्था नहीं हो सकती, तब भी वो नागरिकता के अधिकारी हैं, और जो धर्म में आस्था रखते हैं उनके भी नागरिक अधिकारों को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। कुछ लोगों को लगता है कि सेकुलरिज्म का अर्थ होता है धर्म विरोधी होना, लेकिन मेरे हिसाब से ये भारतीय संविधान के सेकुलरिज्म की व्याख्या के खिलाफ है। आप विधर्मी हो सकते हैं, अधार्मिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, फिर भी आप नागरिक हैं। नागरिक के नाते तमाम अधिकार आपके पास है और आपको हर किस्म के कर्तव्य का पालन करना है। भारतीय संविधान में धर्म नामक संस्था और भारतीय संस्कारों जीवन पद्धति को उच्च स्थान दिया गया। तमाम कौचों के साथ सेकुलरिज्म का अर्थ सिर्फ ये है कि किसी एक धर्म की धार्मिक ज्ञान के मामले में बपौती नहीं है। हमारा सेकुलरिज्म भगवत गीता के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें कहा गया है, हे कुंती पुत्र, जो दूसरे भगवानों की भी आराधना करते हैं पूरे भरोसे के साथ, वो भी एक तरह से मेरी ही उपासना करते हैं, भले ही वो प्राचीन नियमों के खिलाफ। ये हमारे एक शुरू के आदरणीय स्टॉलवर्ट चीफ जस्टिस का बयान है जी। आगे वो अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी तो हमेशा प्रतिमान रहेंगे, उज्जवल धवल चरित्र के, नैतिक चरित्र के व्यक्ति, नैतिक शुचिता के वो प्रतीक हैं भारतीय राजनीति में। शास्त्री जी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो गजेंद्र गडकरी जी थे, अपने घर प्रायः बुलाते थे। गजेंद्र गडकरी जी आत्मकथा में बेबाकी से कहते हैं कि एक बार शास्त्री जी ने कहा कि वो उनके साथ घर में बैठकर भोजन करना चाहते हैं, अपनी पत्नी के साथ, बिना किसी औपचारिकता के, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए। गजेंद्र गडकरी जी ने हाँ भरी और शास्त्री जी के साथ भोजन किया। क्या शास्त्री जी ने सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का उल्लंघन किया? या फिर जब शास्त्री जी ने गजेंद्र गडकरी जी के चीफ जस्टिस रहते हुए उन्हें रिटायरमेंट के बाद ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त बनने का प्रस्ताव रखा, तो उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे? ये एक मर्यादा, एक सम्मान। जाहिर है उस समय भारत तोड़क ताकतें देश के अंदर इतनी एकजुट नहीं थी। मैं जो आपसे कारण पूछता हूं। और गजेंद्र गडकरी जी आगे क्या लिखते हैं कि तत्कालीन गृह मंत्री जो उनके घर के सामने रहते थे, नियमित तौर पे उनके घर आते थे। अब आज फर्ज करिए कि आज के गृह मंत्री चले जाएं तो इस मीडिया में क्या होगा? क्या, कहां हम पहुंच गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गडकरी जी रात के अंधेरे में तत्कालीन पीएम शास्त्री जी के घर पर जाते थे ताकि आराम से बैठकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सके। यूपीए के 10 साल के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की व्यक्तिगत छवि के बारे में सबके मन में आदर है जी, पर वो तब के मुख्य न्यायाधीशों को अपनी इफ्तार पार्टी में हमेशा बुलाते थे। क्या इस पर कोई सवाल उठा? इतनी लोक स्मृति हमारी कमजोर हो गई, या ये जानबूझ करके हो रहा है देश में? जी, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए हो रहा है। इस पर देश को गौर नहीं करना तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या वेस्टर्न मीडिया, जिस पश्चिमी मीडिया की हम बात करते हैं, क्योंकि अगर बात मैं हाल के लोकसभा चुनावों की बात करूं तो इसमें वेस्टर्न मीडिया किस तरह भारत के चुनाव को, या कुछ लोग, ताकतवर लोग जो दूसरे देशों में बैठे हैं, किस तरह से भारत के चुनाव को, भारत के जनमानस को प्रभावित करने की एक कोशिश कर रहे थे या उस पर सवाल उठा रहे थे, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही आपने प्रसंगीय कहा। ये भारत का वेस्टर्न मीडिया का क्या रुख भारत के बारे में रहा है, ये वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी जी हमारे देश के बारे में ही क्या रहा, ये समझने के लिए बहुत बढ़िया किताब उमेश उपाध्याय जी ने लिखी। पिछले दिनों असामयिक निधन उनका हो गया। इस किताब को हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। असल कारण ये है कि दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण ताकतें नहीं चाहती कि भारत ताकतवर देश बने, और मैं उस पर आपको विस्तार से बताऊं। इसके पहले इसमें की 3 चीजें मैं बहुत ब्रीफली उल्लेख करूंगा। पहला, 48 में जब हैदराबाद
और हैदराबाद का एकीकरण हो रहा था, तब उसके पहले किस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया, पटेल साहब के बारे में क्या कहा गया, गांधी के बारे में क्या कहा गया। यह कहा गया कि उस वक्त इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तुरंत ले जाया जाए, रुकवा दिया जाए। क्या क्या मैं आपको बताऊं, और उस पर किस रूप में सरदार पटेल ने जवाब दिया, उससे भी हद हो गई तब जब वीवीसी ने अपने एक इंटरव्यू में 84 में खालिस्तानी लीडर जगजीत सिंह चौहान का इंटरव्यू दिखाया लाइव, जिसमें ओपनली उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को बीहेडेड करने के लिए कहा, उनकी फैमिली को। क्या ये वो अपने प्रधानमंत्री के बारे में दिखा सकते थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में कोई एक ब्रिटेन का इस किस्म का अवांछित तत्व बोले, उसको इंटरव्यू पर दिखाया जा सकता है? जब इंदिरा जी बहुत सारी चीज़ों में बहुत फर्म और बहुत प्रतिभाशाली और दृढ़वान नेता थी, पर जब 67 में वो गई अमेरिका, भारत को खाद्यान्न की समस्या थी, तो शीर्षक चला कि इंडिया कम्स बेगिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स में शायद ये शीर्षक था जी। ये वेस्टर्न मीडिया का पहले से रहा। आज वेस्टर्न समस्या क्या है भारत के साथ, वो मैं आपको बताऊं। समस्या ये कि भारत आज ताकतवर हो रहा है। सबसे पहले कोविड के दौरान लगभग इसमें मैं आपको बताऊं 66 रिपोर्ट्स को एग्जामिन किया गया है, गार्डियन से लेकर के और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर र्यूटर से लेकर सारे लोगों ने जो कोविड के दौरान कहा। कोविड के दौरान क्या कहा गया? भारत में सबसे अधिक मौतें होने वाली है, भारत की इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। भारत में इसमें तुलना की गई कि जो ब्रिटेन जो 42-43 में जब ब्रिटेन का राज था, जो अकाल हुआ था, उसमें कहते हैं 30 लाख लोग मरे थे, उससे ज़्यादा लोग मरेंगे। इसमें रिपोर्ट्स में है, इस किताब में भी उल्लेख है उसका, और उसमें कुछ भारतीयों ने भी कहा कि हाँ ऐसा हो रहा है। अब आप बताएं कि अगर 30 लाख लोग मरने की बात जो लोग कह रहे थे विदेश में, वो नाम की सूची तो बना दें। आज तो सोशल मीडिया के ज़माना है, एक तुरंत तो निकाल सकते हैं कितनी मौतें हुई थी। पर उन्हीं देशों में जब एक तो अप्रत्याशित घटना हुई कि भारत ने टीका बना लिया, ये किसी को विश्वास नहीं था। इसके पहले जितने टीकों का आप इतिहास देखेंगे, दुनिया में अनुसंधान हो जाने के बाद कोई 10 वर्ष बाद, कोई 20 वर्ष बाद, कोई 50 वर्ष बाद, कोई 100 वर्ष बाद आया। भारत टीके का इजाद कर लेगा, ये तो अप्रत्याशित था जी। जब टीका खोज लिया सक्सेसफुली, टीका भारत ने इतने लोगों को लगा दिया। आप देखेंगे एक एक दिन में कितने करोड़ लोगों को टीके एक साथ लगे, जितनी उनकी आबादी नहीं थी। पर उनके यहां जब पश्चिम में मौतें होने लगी विकसित देशों में, तो आपने हालात देखा। 100 मॉर्चुरीज में रखे थे पंक्तियों में, कोई गिनने वाला नहीं था। उनकी तस्वीरें वो नहीं दिखाए गए पश्चिम की मीडिया में, क्योंकि पश्चिम की मीडिया को दो बड़ी ताकतें चलाती हैं, एक दवा लॉबी, एक आर्म्स लॉबी, और उनके इंटरेस्ट हैं। दवा लॉबी आपने देखा होगा दावोस में जब मीटिंग हुई, और किस तरह से लगभग कहते हैं 160 से अधिक देशों ने कहा कि जो बड़ी कंपनियां दवा की थी, टीका बना रही थी, वो हमारी सॉवरेनिटी को उन्होंने कहा कि आप गिरवी रखें दवा देने के बदले जी। भारत से भी उन्होंने कहा था, तब उनको उम्मीद नहीं थी कि भारत अपनी टीका बना रहा है। तो दुनिया की बड़ी जो दवा कंपनियां सॉवरेनिटी को उनकी गिरवी बना करके व्यापार करती हैं, डिक्टेट करती हैं। भारत ने ये सब मिथ तोड़ा। भारत 60 वर्ष में 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बना था। भारत 67 साल में 2 ट्रिलियन की इकॉनमी बना। भारत उसके बाद 5 साल में 3 ट्रिलियन की इकॉनमी बना। और कोविड के दुनिया में इतने बड़े उसके बाद आप भारत 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बना। भारत की जो तेज इकोनॉमिक प्रगति है, जो उन्होंने फोरकास्ट किया था कोविड में कि सबसे अधिक तबाह भारत होगा, सबसे अधिक लोग मरेंगे, आज भारत ब्राइट स्पॉट के रूप में गिना जा रहा है कि सबसे इकोनॉमी के मामले में मजबूत होता देश भारत है जी। और ये आज की जियोपॉलिटिकल स्थिति भी यही है मनोज जी, कि आपको आर्थिक रूप से बड़ा ताकतवर होना पड़ेगा, और ये मुल्क उस रास्ते पर चल पड़ा है जी। ये मुल्क एक अपना 100 वर्ष का अपना रास्ता तय किया है कि हमें कहाँ पहुँचना है 2047 में, उस रास्ते पर चल रहा है। वो सबसे बड़ी दिक्कत है। उन लोगों को ये लगता है कि भारत को इस आगे रास्ते पर नहीं बढ़ने देना, इसलिए दुनिया की बड़ी ताकतें मिली हुई हैं, ये हमें बहुत समझना चाहिए। और मैं आपको सोशल मीडिया पर अवेलेबल है जो चुनाव की बात आपने की, इनविजिबल हैंड, उसमें किस किस तरह के लोगों की क्या हो रही है। आप मुझे बताएं, भारत के बाहर बैठे लोग या भारत के अंदर भी जो इतना बड़ा अभियान भारत के खिलाफ चलाते हैं कई चीज़ों में, इन चीज़ों में जिसका गिनाया, वो क्यों चलाते हैं? ये सारा इकोनॉमी का खेल है।
उनको सुनने वाले, उनको देखने वाले इतने अधिक हो, कितनी उनकी आय होती है, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर कोई शोध करे तो सब उपलब्ध है जी। तो निजी उपलब्धि के लिए, आर्थिक उपलब्धि के लिए आज देश उनके लिए मायने नहीं रखता, समाज मायने नहीं रखता। ये हालात हैं, ये इन चुनावों में भी दिखे, ये पहले से हैं, ये पुस्तक आपको दिखा रहा हूं और अनेक चीज़ें मैं आपको गिना सकता हूं। और जैसे दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अब भारत की रैंकिंग होती है प्रेस की आज़ादी को लेकर। कौन लोग रैंकिंग करते हैं? विदेश में बैठे कुछ गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर पत्रकारिता स्वतंत्रता की रैंकिंग करती हैं। एक ऐसी संस्था है पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। पिछले साल 180 देशों में उन्होंने भारत को 142वां रैंक दिया। अब इस पर अंदर भी जो ऐसी ताकतें हैं और बाहर भी, भारत में प्रेस की आज़ादी ये है, पर हकीकत देखिए, इस रैंकिंग में बुर्किना फासो 36वें नंबर पर है। ये देश कौन सा है? बुर्किना फासो। इस देश के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग की ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट में है कि वहाँ अभी भी गुलामी है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अनुसार इस देश में अनुमानतः 82,000 लोग आधुनिक गुलाम हैं। तो जहाँ गुलाम रहते हैं वो भारत से आगे है, ये 36वें रैंक पर है, भारत 142वें पर। मालदीव 79 स्थान पर है प्रेस की आज़ादी के बारे में। यहाँ गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक नहीं बन सकते। इसके संविधान में है कि इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत मालदीव में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। वो भारत से प्रेस की आज़ादी में आगे है। ओमान 135वें स्थान पर है। वहाँ के संविधान में कहा गया है कि इस्लामी शरिया कानून का आधार है। वहाँ लैंगिक समानता भी नहीं है, क्योंकि संविधान कहता है कि राज्य का प्रमुख मुस्लिम पुरुष होगा। वो भारत से आगे है प्रेस की आज़ादी में। जी। अर्जेंटीना 64वें नंबर पर है। इसका धर्म रोमन कैथोलिक अपोलोस्टिक। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। अब मैं अनेक ऐसी चीज़ें गिना सकता हूँ। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जहाँ धार्मिक गुलामी है, जहाँ आज भी लोग गुलाम हैं वस्तुतः, ये सारे लोग भारत से ऊपर है प्रेस की आज़ादी में। तो शुरू से गांधी के ज़माने से, पंडित जी के ज़माने से, इंदिरा जी के ज़माने से, अब मोदी जी तो चूंकि और उनकी निगाह में है कि अपने बूते कोई राजनेता है, तो ये सारे लोग निगाह में हैं। इसलिए ये बड़ा षड्यंत्र है जिसका मैं आपको ये हवाला दे रहा हूँ। ऐसी बहुत चीज़ें मैं आपको गिना सकता हूँ। आपने चुनाव की बात कही, सोशल मीडिया की बात कही। मैं इस तरफ भी आपका एक ध्यान चाहूँगा, इस मुद्दे की ओर भी, क्योंकि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं से भी जुड़ा है और भारत की जो फ्रीडम ऑफ हम स्पीच कहते हैं या मीडिया की स्वतंत्रता कहते हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ है। चुनाव के दौरान 7 समुंदर पार कोई व्यक्ति बैठा है, वो सोशल मीडिया के जरिए भारत के चुनाव को प्रभावित करता है। ऐसे में भारत का पाठक, भारत का आम नागरिक, वो क्या करे? देश के मीडिया की भूमिका को आप इसमें कैसे देखते, जवाबदेही के तौर पे? क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में देश में भी एक वर्ग है जो बाहर बैठे व्यक्ति के सुर में लाता है। इसमें क्या रास्ता है आगे का? पहला निवेदन मैं आपसे मनोज ये करना चाहूँगा कि हमें सोशल मीडिया की ताकत को समझ लेना चाहिए। सोशल मीडिया को कौन सी कंपनियां चलाती हैं? ये सारी विदेश की बैठी हुई जो हमारी कंपनियां हैं, ये सारे टेक फॉर्म्स कौन हैं? ये टेक्नोलॉजी कंपनियां कौन हैं? इनका टोटल जो एसेट और इनके हाथ में जो कैश है कई देशों के जीडीपी से अधिक है। ये कई राष्ट्रों से दे आर मोर पावरफुल। और ये किस बड़े देश के लिए काम करती हैं, किस बड़े देश की जो अंदरूनी ताकतें हैं उनके लिए काम करती हैं? इस पर मैं बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन आप थोड़ा खोजें तो पता चल जाएगा। जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं, जिनको लगता है कि हमारा साम्राज्य बिखर रहा है, जिन देशों में ये स्थित है बड़ी टेक कंपनियां, ये उनके इशारों पर काम करती हैं। ये टेक कंपनियां ही सोशल मीडिया चलाती हैं। और सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग है तो बड़ा दुष्प्रभाव, बहुत ही ये समाज को बिल्कुल कमज़ोर करने वाला भी उपाय इसके पास है। मतलब वो असर या वो ताकत इसके पास है जी। तो जो मुल्क, अब आप बगल के पड़ोस में चीन में देख लीजिए, इन लोगों को उन्होंने गूगल से लेकर सबको तो इजाज़त नहीं दी, अपना विकसित किया। तो हमारे देश में बहस चलनी चाहिए कि जो बाहर बैठ कर के लोग इस मीडिया के माध्यम से इस तरह का काम देश के बारे में कर रहे हैं, आज़ादी के नाम पर ये कर रहे हैं, जो मैंने आपको तथ्य दिखाए, आपको मैंने इतिहास से प्रसंग बताए
कि क्या क्या इस मुल्क में हुआ है, वो सब दबा कर छिपा करके उसको उसकी चर्चा न करके सिर्फ आज के बारे में वो भी इस रूप में पेश करना कि इससे चीज़ें परेशानी हो रही हैं। इसके पीछे जो षड्यंत्र है, जो मानस है, उसके बारे में मैंने आपको स्पष्ट किया कि कैसी बड़ी ताकतें लगी हैं। अच्छा, इस काम में जो लोग लगे हैं तो इसका भी सीधे गणित जुड़ा है। जो गांधी ने कहा था कि विज्ञापन के बगैर अखबार चलाएंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको, गणेश शंकर विद्यार्थी का बात उससे पूरी करनी चाहिए हमें। विज्ञापन, पूंजी, इनके पीछे भी ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो भारत के खिलाफ कैंपेन चलाने वाले बाहरी अंदरूनी हैं, इनकी आर्थिक आमद कितनी है इस व्यूअरशिप से, ये पता करिए। हमारे कॉमन पाठक और लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये अपनी आमद के लिए, अपनी निजी समृद्धि के लिए कहाँ ये जा रहे हैं। इसलिए भारत का मीडिया धर्म आज गांधी के रास्ते, अगर मैं कहूँ, आपको कोट करके बताऊंगा अपने गणेश शंकर विद्यार्थी का, राष्ट्र धर्म पहले है। हमारे आम्बेडकर साहब ने क्या कहा, मैं उनका एक कोट आपको बता देना चाहता हूँ कि जब ऐसी परिस्थिति हो तो क्या करना होगा आपको। आम्बेडकर साहब ने संविधान सभा में अंतिम भाषण में यह चेतावनी दी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दल के ऊपर उठकर देश को रखने का आह्वान किया उन्होंने, जब संविधान बन गया। तो ये मामले जो आप बता रहे हैं, ये कल को मान लीजिए कोई भी दल सत्ता में हो, ये प्रयास चलेगा कि इस देश को कैसे कमजोर रखा जाए, तब भी क्या हम ऐसा ही करेंगे? हमें मिलकर के सोचना पड़ेगा। आम्बेडकर जी ने कहा, और उससे हमें सीखना चाहिए। जो आपने कहा उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। इफ द पार्टीज प्लेस क्रीड एबव कंट्री, यानी अपनी निजी विचार को दल देश से ऊपर रख ली कि किसी तरह हमको सत्ता चाहिए, आवर इंडिपेंडेंस विल बी पुट इन जियोपार्डी ए सेकेंड टाइम, दूसरी बार हमारी आज़ादी खतरे में पड़ेगी, एंड प्रोबेबली बी लॉस्ट फॉर एवर, और शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दिस इवेंचुअलिटी वी मस्ट ऑल रिजोल्यूटली गार्ड अगेंस्ट, हमें बहुत चौकस होकर के इसको गार्ड करना पड़ेगा। वी मस्ट बी डिटर्मिन टू डिफेंड आवर इंडिपेंडेंस विद द लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड। जी, ये आम्बेडकर साहब ने चेतावनी दी। तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से बाहरी ताकतें जिस तरह देश के चुनाव से लेकर के बाकी चीज़ों में दखल दे रही है, हमें यह करना पड़ेगा निजी अपने विचारों, आग्रहों, पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके। दूसरा करना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया अभी 15 अगस्त को लाल किले से, 1 लाख नए युवा आए जिनका कोई संबंध ना हो दूर दूर तक किसी पारिवारिक नेता और बड़े लोग से, फ्रेश यंग ब्लड्स। क्यों अच्छे लोग चाहिए? इसके बारे में राजेंद्र बाबू ने कहा जब संविधान बन गया तो 26 नवंबर 1949 को कहा, हम अंग्रेजी में ही कोट कर दे रहे हैं, वी मस्ट एडमिट दैट द डिफेक्ट्स आर इनहेरेंट इन द सिचुएशन इन द कंट्री एंड द पीपल एट लार्ज। If the people who are elected are capable and men of character and integrity, they would be able to make the best even of a defective constitution. If they are lacking in these, the constitution cannot help the country. After all, a constitution like a machine is a lifeless thing. It requires life because of the men who control it and operate it. And India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. यानी सारांश है कि संविधान कितना भी अच्छा हमने बना लिया, लेकिन ये लाइफलेस है, इसको कंट्रोल लोग करेंगे। असल में है कि लोग अगर इंटीग्रिटी और कैरेक्टर वाले आएंगे तो अगर संविधान में कोई कमी भी रह गई तो उसको बेस्ट बना देंगे। और संविधान हमें सर्वोच्च दे दिया, लेकिन ऐसे लोग आ गए जो निजी हितों को ऊपर रखने लगे देश से, तो ये देश का क्या होगा? ये आपने एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हम बात सोशल मीडिया की कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि डिजिटल युग में आज जब सोशल मीडिया इतना ताकतवर है, डिजिटल मीडिया बहुत ताकतवर है, ऐसे में जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स की भूमिका है उसको आप कैसे देखते हैं? जो उनका रोल है पब्लिक ब्रॉडकास्टर का, वो कैसे आप देखते हैं? कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बेसिक रूप से मनोज जी, आपने भी देखा होगा कि जब हम लोग प्रिंट मीडिया में आए तो कई चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि हमारा मूल धर्म क्या है। टू इन्फॉर्म, टू इंटरटेन, टू एडुकेट, 3 मुख्य चीज़ थी। चौथी चीज बताई जाती थी कि किसी के बारे में एक पक्षीय नहीं लिखना, पूर्वाग्रह से नहीं लिखना, उसका पक्ष जाए। कम से कम इस धर्म का निर्वाह हम लोगों ने पत्रकारिता में रहते किया, और ये की वसूल माने जाते थे। तो चाहे पब्लिक ब्रॉडकास्टर हों, चाहे अखबार हो, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इस धर्म का निर्वाह तो करना चाहिए ना सबको। पर क्या हो रहा है इस धर्म का निर्वाह? इसमें लोग
मैं आपको इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताना चाहूँगा गणेश शंकर विद्यार्थी के ही उससे। गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में आप जानते हैं कि वो एक तरह से आदर्श रहे। 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने अखबार शुरू किया, प्रताप और कुर्बानी दी, और गांधी जी ने कहा कि मैं तो इच्छा करता हूँ कि गणेश शंकर विद्यार्थी जैसा जीवन हो मेरा। ये गांधी जी का था। और मैंने कहा कि प्रेस की आज़ादी ऐसे लोगों की देन है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जब अपना अखबार निकाला तो उसका पहले दिन जो एडिट लिखा, हमारी नीति, वो उनका एडिटोरियल पेज था। उसमें साफ कई चीज़ें की। यही पब्लिक ब्रॉडकास्टर की हमारी या हर एक अखबार में काम करने वाले व्यक्ति का आचरण होना चाहिए। और भारत में था, आज़ादी की लड़ाई का प्रभाव था मनोज जी, कि गांधी और उस युग के बाद भी जिसे लोग जूट प्रेस कहे कि जो जूट कंपनी के मालिक हैं वही प्रेस भी चला रहे हैं, यानी पूंजी वाले प्रेस चला रहे हैं, तब भी उस प्रेस में कैसे कैसे लोग हुए। मैं अगर आज़ादी के तुरंत बाद का कहूँ तो याद करिए फ्रैंक मोरिस, एस मुलगांवकर, आप याद करिए देवदास गांधी, ये पहली जनरेशन की, ऐसे अनेक लोग हुए। ऐसे दूसरी जनरेशन में अगर आप आ जाएं तो श्यामलाल, गिरिलाल जैन थे, हालांकि उनको थोड़ा सा देखा जाए, लेकिन गिरिलाल जैन भी अपने ढंग के एक बड़े एडिटर के रूप में गिने गए। उसके बाद अजित भट्टाचार्य जी, वीजी वर्गीस, आप चले अरुण शौरी, ऐसे अनेक लोग हुए जिनकी बातों पर लोगों को यकीन था। इन्हीं अखबारों में हमारे यहाँ संचालक भी गोयनका जी जैसे भी लोग हुए जी। तब उन्होंने निजी हित से देश के हित को आगे रखा। तब भी एक वर्ग था जो इस तरह की नीतियों का पालन नहीं करता था। तो ये, लेकिन धीरे धीरे तो आप आए देखें 84 के बाद तो देश की सबसे ताकतवर संस्थाओं से तय होने लगे कहाँ कौन संपादक बनेगा, और इसी देश में हुआ है। आप भूल रहे 82-83 में प्रेस बिल आ रहा था बिहार में, जिसमें यह भी था कि किसी खबर में खोमचे वाले के पास मिल गया और उस खबर में सरकार के खिलाफ है तो खोमचा वाला भी गिरफ्तार होगा। ये इमरजेंसी के 8 ही वर्ष बाद हो गया था। और कैसे वो बिल पास हुआ। अरुण शौरी जी की नई किताब आई है, एक कॉजेज, कमिश्नर ऑफ कॉजेज या ऐसा कुछ करके उसका शीर्षक है, आप पढ़िए, उसमें पूरा विस्तार से वर्णन है। तो ये हमारे उन दिनों का भी रहा। लेकिन असल नीति की बात हम करें कि हम सबके लिए आदर्श क्या है, चाहे पब्लिक ब्रॉडकास्टर हो, उनको भी तो यही काम, यही भूमिका में रहना है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि समस्त मानव जाति का कल्याण हमारा परम उद्देश्य है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति का एक बड़ा और बहुत जरूरी साधन हम भारतवर्ष की उन्नति को मानते हैं। भारत को उन्नता अवस्था तक पहुंचाने के लिए असंख्य उद्योगों, कार्यों और क्रियाओं की आवश्यकता है। इनमें से मुख्यतः राष्ट्रीय एकता, सुव्यवस्थित सार्वजनिक और सर्वांगीण शिक्षा का प्रसार, प्रजा का हित, भला करने वाली सुप्रबंध और सुशासन की नीति, आज का राज कार्यों में प्रयोग, सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का निवारण और आत्मावलंबन और आत्मानुशासन में दृढ़ निष्ठा है। ये इसके अलावा और एक अंश महत्वपूर्ण मैं आपको सुनाकर अपना करूँगा। प्रजा की सच्ची शिकायतों और तकलीफ़ों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने में हम कभी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारा धर्म है। इस काम के लिए हमें अपने अस्तित्व तक की परवाह न होगी, क्योंकि हम अपना होना या न होना उस दिन बराबर मानेंगे जिस दिन हम अपने आप को इस काम के लिए तैयार नहीं पाएंगे। इसके साथ वो क्या कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आज के लिए। इसके साथ ही हम यह भी न चाहेंगे गवर्नमेंट की इच्छाओं और मंतव्यों के उल्टे और मनमाने मतलब निकालकर प्रजा को भड़काया और बहकाया जाए। यही तो हो रहा है आज। वो बाहरी ताकतें, बाकी लोग मिलकर प्रजा को भड़काने। अब आपने पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय और आदरणीय चंद्रचूड़ जी की मुलाकात हुई, और इस पर लेकर क्या माहौल बना। इसके साथ हमने आपको बताया कि पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा, कैसी ये सब मुलाकातें पहले होती रही हैं। ये मैंने आपको गिनाया। मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, गोगोई साहब बने, तो उन पर किस तरह की हेडिंग छापी गई, किस तरह के शब्दों का अमर्यादित प्रयोग हुआ जो पहले किसी के लिए नहीं हुआ, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने, वो बताया। और उसके पहले का इतिहास सुनाया, हतप्रभ और स्तब्ध करने वाले। तो ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अतीत की उन चीज़ों को आप लेकर आएँ। मैं आपको बताऊँगा, किसी का मेले ब्रजेश कुमार सिंह ने मनी कंट्रोल शायद उस पर है, बहुत बढ़िया लेख लिखा है इस पर, बड़े सार्थक और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ। माननीय मोदी जी जो चंद्रचूड़ जी के यहाँ गए, वो हर एक लोगों को पढ़ना चाहिए। तो हमारी भूमिका उस तरह की है कि हम ये काम करें। एक हरिवंशी आखिरी सवाल, क्योंकि मेरे पास समय का भी अभाव है और ये मुद्दा ऐसा है मीडिया की स्वतंत्रता और जवाबदेही का
इस पर घंटों चर्चा हो सकती है। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम बात संसद की कर रहे हैं, हम बात मीडिया की भूमिका, मीडिया की स्वतंत्रता और जवाबदेही की कर रहे हैं। आपने मीडिया, पत्रकारिता, धर्म की बात कही गणेश शंकर विद्यार्थी के जरिए कि हर पत्रकार को, हर मीडिया संस्थान को उस जो कर्तव्य है उसका पत्रकारिता को लेकर उसका पालन करना चाहिए। लेकिन आप वरिष्ठ देश के पत्रकार रहे हैं, लेखक आप रहे हैं, कई किताबें आपने लिखी हैं, आपने पत्रकारिता के उस सफ़र को जिया है, करीब से लिखा ही नहीं है, जिया है आपने, और आज भी आप जीते हैं। आप वरिष्ठ सांसद हैं बने देश के, और आपने चेयर पर उपसभापति के रूप में उन दिशा निर्देशों को भी आप भी देते हैं, व्यवस्था भी देते हैं, और माननीय उपराष्ट्रपति जी जो हमारे राज्यसभा के सभापति जी भी हैं, या लोकसभा अध्यक्ष हमारे, जब कोई व्यवस्था देते हैं, अगर मान लीजिए कोई असंसदीय शब्द है, असंसदीय भाषा है, ऐसी भाषा जिसका प्रयोग संसदीय कार्रवाई में नहीं होना चाहिए, उस हिस्से को निकाल देते हैं या हटाने की व्यवस्था देते हैं। लेकिन हो क्या रहा सोशल मीडिया के ज़माने में, जब आपको एक व्यवस्था देते हैं लेकिन उससे पहले ही वो वायरल हो जाती है। यहाँ पर पत्रकारिता का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? दरअसल यहाँ पत्रकारिता की सबसे बड़ी भूमिका है मनोज जी। हमें लोगों को एडुकेट करने का काम तो करना चाहिए। यह जो आपने बताया, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बताई, यह प्रक्रिया कब से चल रही है? 52 में संसद बनने के बाद से ही चल रही है, आज़ादी के बाद से ही चल रही है जी। कोई आप असंसदीय भाषा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप नियम कहा जाता है, प्रचार चलता है कि माइक किसी का ऑफ हो गया, मैं तो स्तब्ध हूँ। तो संसदीय नियम और प्रक्रियाएं क्या है ये बताने का काम तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर से लेकर और जिम्मेदार अखबार और जो लोग देश को अपने विचार से ऊपर मानते हैं उनको करना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं कि माइक ऑफ होने की बात, नियमतः जिसको चेयर बोलने की अनुमति देता है माइक उसी का ऑन होता है। यहाँ सभी लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं कि हम बोलें, वो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि संसद की शुरुआत से ही यही व्यवस्था है। अब लोग खड़े हो जाते हैं कि हमें 5 मिनट ही समय मिला, हम 25 मिनट बोलना चाहते हैं। तो ये भी व्यवस्था संसद बनने के बाद से ही है कि जिस पार्टी की जितनी संख्या है उसको अनुपात में उतना समय मिलता है। यह काम चेयर नहीं करता। यह काम माइक किसको दें, ये नियमों के तहत रूल्स और प्रोसीजर जो हैं, जो सांसदों ने तय किए हैं, वही उसी के तहत चेयर पर बैठे व्यक्ति को कंट्रोल करना पड़ता है जी। और यही काम माननीय स्पीकर भी करते हैं, यही काम आदरणीय हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी करते हैं और उन नियम और कानून का उल्लेख करते हैं। पर आज इस रूप में हम चीज़ों को पहले की तरह से किस तरह मर्यादा का, किस तरह से आचार संहिता का, किस तरह से आपसी सम्मान का क्षरण हुआ है। मैंने आपको कई घटनाएं बताई कि पहले क्या स्थिति थी, तो आज इंटॉलरेंस इस रूप में बढ़ गया है कि हम जो कहते हैं वही सही है, इसलिए आप चेयर को भी नहीं मानेंगे। आप कहने या परिकल्पना कर सकते हैं कि हम एक सांसद के रूप में कहें कि माननीय चेयरमैन हमारे बराबर हैं। भारत का संविधान कहता है कि वो नंबर 2 के पद के व्यक्ति हैं, वो अपना कार्यकाल भी पूरा कर ले। तो आज जो भी कार्यकाल पूरा कर चुके लोग हैं उनके यहाँ जाकर देखिए, वो विशिष्ट नागरिक संविधान उनको मानता है। जो राष्ट्रपति पद से अवकाश, मतलब जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका, वो भी विशिष्ट नागरिक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप अपनी जगह बहुत बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, आप सम्मान पा सकते हैं, लेकिन कम से कम संवैधानिक मर्यादाओं को, आचरण को, ये हमें जीवन में पालन करना ही चाहिए। और चेयर पर बैठे लोग तो बंधे हैं नियमों और वसूलों से। जैसे मैं आपको बताऊं कि जितनी चीज़ें मैंने गिनाई, ये सारी चीज़ों पर लोगों को एडुकेट करना कि सोशल मीडिया पर किस तरह की भ्रांति, अफवाह और गलत चीज़ें फैलाई जाती हैं, ये देश को करने का काम हमें पब्लिक ब्रॉडकास्ट। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता के साथ साथ जवाबदेही का भी एक दायित्व मीडिया के ऊपर है। साथ ही जो डिजिटल मीडिया का युग है उसमें जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है, वो भी खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। हरवंश जी, आपने विस्तार से विभिन्न मुद्दों पर हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके सारे लोगों को पुनः बहुत शुभकामनाएं 3 वर्ष पूरा करने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। और सबसे अधिक मैं आपके दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि अंततः वे अगर जागरूक होंगे इन मुद्दों के प्रति तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और संसद टीवी, संसदीय प्रक्रिया जो है, संसदीय जो हमारी कार्रवाई है, उसके जरिए लोगों को जागरूक करने का, अवेयर करने का ही एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।